तो इन मोहरों को क्यों जरूरत पड़ गई है? कुली के पास चला जाता है, दूसरा सड़क पे चाय पीता है। ये लोगों की राजनीति, अगर कुली और चाय वाले ना रहे इस देश के अंदर, इनकी राजनीति खत्म हो जाए। इनकी राजनीति वैसी है, दिखावा है, ड्रामा है भाई। जैसे वो कुमार विश्वास एक बड़ा अच्छा कहता है कि राजा को जाके दलित के घर में खाना खाना चाहिए या रोज शाम को खाना खाने के पहले सोचना चाहिए कि मेरे सारे दलितों ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। फर्क इस बात का है। नहीं, ये जनता देख रही है, ये इस तरह की चाय की राजनीति और ये सब नहीं चलेगी। संघर्ष करना पड़ेगा, ईमानदारी करनी पड़ेगी। आज इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति केवल और केवल आम आदमी पार्टी दे सकती। ईमानदार राजनीति की कैसे बात करेंगे? अब ये मेरे पास है, इनकी मोदी जी की कैबिनेट में है बाबू भाई बोखरिया, 3 साल की इनको सजा मिल चुकी है माइनिंग स्कैम के ऊपर, वो इनके कैबिनेट मंत्री हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी, इनके ऊपर फिशरीज का 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो इनके मंत्री हैं। अमित शाह, इनको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में एंटर करने के लिए मना कर दिया था। और ये अभी इनकी एक वो आया था, स्टिंग ऑपरेशन आया था, जिसमें ये कह रहे हैं इस आदमी को बंजारा से भी ज्यादा दिन तक जेल में भेज देना। ऐसा आदमी इनका क्रिमिनल जो है वो है कैबिनेट मंत्री है। विट्ठल भाई राठौड़िया, जो कि बंदूक लेके टोल टैक्स वालों को कर रहा था, उसको कांग्रेस ने निकाल दिया, बीजेपी वालों ने रख लिया, ये इनका एमपी है। दीनू सोलंकी, जिसने अमित जेठवा का मर्डर करवा दिया था, वो इनका एमपी है। ऐसे ऐसे लोग, क्रिमिनल और करप्ट लोग बैठे, और यही राहुल गांधी जी का हाल है। उनकी भी कैबिनेट भरी पड़ी है, एक से एक महारथी बैठे हुए हैं। सर, इस देश को क्या कौन भविष्य देगा, कैसे भविष्य मिलेगा? इस देश की जनता आज केवल दे सकती है, इस देश की जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी एक मौका आया है जब इस देश के सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होने। नहीं, ये देखिए सवाल इसलिए बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि आप जिन जिन इशू पर कदम रखते हैं, अपनी उंगली रखते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। आपने एफआईआर दर्ज करा दी, मौका मिल गया कांग्रेस को उन करप्शन के आधारों से बचने का जो बीजेपी पार्लियामेंट के भीतर लगाती रही। उसने कहा देख लीजिए तरीका ये होता है क्या? बीजेपी ने कहा भाई यही तरीका नहीं होता। आपने क्या सोचकर 1984 के दंगों के लिए एसआईटी की बात कह दी? दंगों को लेकर बीजेपी की बिसात पर आप प्यादे नजर आने लगे, उसको लाभ मिलने लगा राजनीतिक तौर पर। आप जब होलसोल देश की बात कर रहे हो तो ऐसे में अब आपकी राजनीति इन 48 दिनों के बाद या 49 दिनों के बाद 50वें दिन अब आपके जहन में क्या है? देखिए, आपने 1984 की बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने 1984 से लेके आज तक 30 साल हो गए। इन 30 सालों के अंदर 6 साल केंद्र में एनडीए की सरकार थी, 5 साल दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी और बाकी कांग्रेस की सरकार थी। सारे मांग कर रहे थे। बीजेपी के टाइम में कांग्रेस मांग कर रही थी एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ। कांग्रेस के टाइम में बीजेपी मांग कर रही थी एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ। सारे बेवकूफ बना रहे थे। हमने 5 दिन में एसआईटी बना दी। एसआईटी बनाने में तो 5 दिन लगते, नीयत खराब थी, दोनों मिले हुए थे। दोनों, ना बीजेपी चाहती सिखों के लिए, ना कांग्रेस चाहती सिखों के लिए। ना बीजेपी मुसलमानों का फायदा चाहती, ना कांग्रेस मुसलमानों का फायदा चाहती। ये केवल हमारे खून के ऊपर खेलते हैं होलियां। तरीके क्या होंगे? अब आपने जिक्र किया, हम एक जरा रेफरेंस खाली दे दें, क्योंकि मिसेस गांधी के दौर में खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस सरकार के हिस्से में रहेंगे। मनमोहन सिंह के दौर में उसे मुक्ति दी गई। इस 48 दिनों में आपने क्या सीखा? सरकार में रहकर क्या जाना कि इस देश को प्राइवेट सेक्टर चला रहा? क्या आपके जहन में आया क्या इन 48 दिनों में सड़क से अंदर पहुंचने के बाद? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो एक ये चीज तो समझ में आ गई कि सरकार के अंदर पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन नीयत खराब है। नीयत और ईमानदारी, इन 2 चीजों की सख्त कमी थी। और ये अगर ठीक हो जाए, इतने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने बना रखे हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम ये इसका हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट देखने लगे। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक का पर बेड हॉस्पिटल का खर्चा इन्होंने दिखा रखा है। 6-7 हॉस्पिटल बना रहे हैं और उनका जब देखने लगे तो मामूली हॉस्पिटल है, कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं, मामूली हॉस्पिटल है। 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए पर बेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मैंने दिल्ली के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके मालिक को फोन किया। मैंने कहा सर, आपने आज अगर हमें आपके जैसा अस्पताल बनाना हो 5 स्टार ग्रेनाइट फ्लोरिंग वाला, क्या खर्चा आएगा? कहते 80 लाख रुपए। वो 80 लाख रुपए में बना लेगा। यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया लग रहा है छोटे मोटे टुच्चे हॉस्पिटल का। दिल्ली सरकार में पैसे की कमी नहीं, सरकार में पैसा बहुत है। दूसरी चीज ये कि सरकार अपना बेसिक काम करे। सरकार का बेसिक काम क्या है? मैंने बताया, न्याय, सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, उसके बाद शिक्षा, हेल्थ, पानी, बिजली, ये भी देना सरकार का काम है। अगर सरकार इन चीजों पे काम करने की कोशिश करे, बड़े आराम से काम किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था ऐसी बना दी, जैसे मैं बिजली का उदाहरण देता हूँ।
जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बना दी गई, पूरा का पूरा बिजली एक कंपनी को दे दिया गया। उसके बाद वो कंपनी जो कहती है पुलिस वाले वही काम करते हैं। अब क्या है, मैं आपको 2-3 उदाहरणों से समझाता हूँ। मेरे पास रोज सुबह लाइन लग जाती है, यहाँ पे लोग आते हैं जी। वो कंपनी वाले आए थे, फर्जी रेड मार के गए हमारे घर में आए, मीटर देखा, मीटर ठीक ठाक चल रहा था, बोले 1 लाख रुपया दे दो, नहीं तो, और पुलिस वालों को लेके आए। पुलिस का काम जनता को बचाने का था, कंपनी वालों को बचाने का नहीं था। अब कंपनी वालों को बचाती फिर रही है पुलिस, तो पुलिस जो है कंपनी वालों के साथ जाती है, फर्जी रेड मारती है, पुलिस भी पैसे मांगती है, कंपनी वाले भी पैसे मांगते हैं, चोरी का केस बना देते हैं। 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं दिल्ली के अंदर इसी मुद्दे के ऊपर। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा सर, सरकार को अपना काम करना पड़ेगा, जो कंपनी का काम है वो कंपनी को दिलाना पड़ेगा, और वो ईमानदारी से उनसे काम करवाना पड़ेगा। कैसे होगा? ईमानदारी से काम होगा अगर आप व्यवस्था को ठीक करें। सरकार कैसे काम करेगी जो नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं? वही मैंने कहा ना कि आपको ईमानदार नियत वालों को सामने इसमें लाना पड़ेगा। अगर आपके पास इसी व्यवस्था के अगर मुकेश अंबानी के एजेंट आएंगे तब तो वैसा का वैसा चलेगा, अगर राहुल गांधी और मोदी आएंगे तब तो ऐसा का ऐसा चलेगा। लेकिन आज पहली बार इस देश के अंदर कोई ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है जिसने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सीधे कॉन्क्रीट टर्म्स में चुनौती दी है। आपने बांट भी दिया दिल्ली को अपने नीतियों के जरिए, अपने फैसलों के जरिए। कैसे? बिजली माफ किन्हें किया आपने, पानी किसे दिया आपने ये तय कर लिया कि ये तबका जो है इसको ये मदद चाहिए, ये आंदोलन के साथ खड़ा था, आप ही ने तय किया ये तबका है, इसे बिजली भी चाहिए, पानी, अच्छा पानी की सुविधा दे दी, इतने लीटर पानी। झटके में दिल्ली का समाज भी बट गया। नहीं, समाज नहीं बटा। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो लोग, जिनके पास, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सुविधा नहीं है, उनका ख्याल रखना तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। तो उन लोगों को अगर हम सब्सिडी देते हैं, कितनी सब्सिडी दी है उन लोगों को? बिजली के ऊपर भाई 400 यूनिट तक जो इस्तेमाल करता है उसको हमने सब्सिडी दी है। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए बिजली का बिल भरना मुश्किल हो रहा है। पानी के ऊपर अब मेरा ये मानना है कि हर सरकार की जिम्मेदारी एक लाइफलाइन वाटर होना चाहिए, कि इतना पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई, मैं आपसे पूछता हूं, अगर पूरे पानी पे आपने वो लगा दिया, एक गरीब आदमी है उसे पानी का बिल नहीं भरा जा रहा, पानी नहीं पिएगा क्या? वो सब्जी नहीं बनाएगा क्या? रोटी नहीं बनाएगा, कपड़े नहीं धोएगा, वो भी तो पानी पिएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना लाइफलाइन वाटर देना, वो हमने दिया है। मैं आपको एक छोटा सा, जिस दिन मैंने ये सब्सिडी अनाउंस की, 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए की तो बिजली की है और 40 करोड़ रुपए की पानी की है, टोटल मिला के 300 करोड़ की सब्सिडी दी है। 40,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, उसमें से 300 करोड़ की सब्सिडी दे दी तो क्या हो गया? मान लो मैं 20,000 करोड़ की सब्सिडी देता था तो आप कह देते कि फाइनेंशियल इंप्रूडेंसी है, ठीक नहीं कर रहा। मेरे को उसी दिन एक ईमेल आया किसी का, वो ईमेल कहता है कि गोल्फ क्लब जो है दिल्ली का, उसमें 5,000 मेंबर है, और उसमें वो जो जमीन उनकी है वो पता नहीं 6,000 करोड़ की है, 60,000 करोड़ की, मेरे को तो पता नहीं। और उसने पूरी कैलकुलेशन कर रखी थी, कहते जी 15 लाख रुपए महीना या साल का वो रेंट देते हैं इतनी बड़ी जमीन का। बोला अगर इसका मार्केट रेंट आप लगाने लगो तो जो वहां पे 5,000 लोग गोल्फ खेलने आते हैं, दिल्ली के सबसे अमीर लोग, एक एक आदमी को साल में 1.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल रही है। और अभी एक एक्सरसाइज चल रही है कि दिल्ली के जितने बड़े बड़े क्लब हैं उनमें एक ही आदमी सारे क्लबों में मेंबर है। अगर इनकी सबकी सब्सिडी कैलकुलेट आप करो तो एक एक आदमी को 20-20, 25-25 करोड़ रुपए की साल की सब्सिडी मिल रही है। इस गरीब आदमी को हमने बिजली और पानी मुफ्त दे दिया तो कोई कसूर कर दिया? आप शीशे के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। नहीं, हम किसी पे पत्थर नहीं फेंक रहे जी, हम आपने गोल्फ क्लब का जिक्र किया, यकीनन इस पूरे दिल्ली के जो एलीट क्लास है, पैसे वाला है, यकीनन वो उसका मेंबर है। उसका मेंबर है। हम उनको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सब लोग अंदर झांक के देखो। प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं तो सामने वही पड़ता है अपने घर से। हाँ, मैं मानता हूँ। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब किसी गरीब आदमी को 200 रुपए की, 250 रुपए की सब्सिडी मिल जाए तो उसके ऊपर इतना हाई तौबा नहीं करनी चाहिए। हम जरा इस पे आए, लेकिन एक चीज हमें बताइए, आप 48 दिनों तक रहे तो सपोज कीजिए आपकी बिजली कंपनियों को ही लिया जाए, ऐसा आपने क्या देखा कि कहाँ गड़बड़ी है? क्या आपके हाथ में कुछ भी नहीं? सब चीज प्राइवेट सेक्टर तय कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज तय कर रही है, क्या है स्थिति? जैसे मैंने बताया, कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया होगा। मान लीजिए आप 15 बरस से चीजों को आरोप लगाते रहे शीला दीक्षित सरकार पर, क्या हुआ इस दौर में? अंदरूनी सच क्या है? आज सरकार का और प्राइवेट कंपनियों के बीच का बिल्कुल लाइन ब्लर हो गई है कि सरकार का क्या काम है और ठेकेदारों का क्या काम है, दोनों के बीच की लाइन ब्लर हो गई है। जैसे इसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आप एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज करते जा रहे हो, हेल्थ को भी प्राइवेटाइज करते जा रहे हो, पानी को भी प्राइवेटाइज करते जा रहे हो। थोड़े दिनों के अब जैसे पुलिस वालों को आपने बिजली कंपनियों को देना शुरू कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़े दिन में प्राइवेटाइज कर दोगे, ये नहीं हो सकता।
आप थोड़े दिन में जस्टिस को भी प्राइवेटाइज कर दोगे। सरकार का क्या काम है वो सरकार करे, प्राइवेट उसका क्या काम है वो प्राइवेट करे। अब इसके ऊपर हमें चर्चा करने की जरूरत है कि कौन क्या काम करेगा। नहीं, पूरी दुनिया में एक प्राइवेटाइजेशन का दौर चढ़ा है, लूट की बात हो रही है। हिंदुस्तान का ये सच है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम और लोगों की स्थिति बतलाती है कि बड़ी असमानता है। लेकिन अब आप जिस रास्ते पर जाने की तैयारी करो, कोई विजन है आपके पास? मैंने यही कहा कि सबसे पहला काम किसी भी सरकार का है न्याय देना, उसको सुरक्षा देना, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देना। उसके बाद उसका काम है शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, बिजली देना, पानी देना और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये बेसिक, सबसे बेसिक नेसेसिटी। आपको मौका दिल्ली में मिला, सुरक्षा मुश्किल हो गई। सुरक्षा उन्होंने दे नहीं रखी, वो अपने कंट्रोल में रखे। उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। करप्शन को लेकर बात काफी कम की हमने, जितना हम कर सकते हैं। आतंक के जरिए लगा पता नहीं कौन स्टिंग कर लेगा। हाँ, कुछ सिस्टम नहीं है, लेकिन एक खौफ है। ये खौफ ही तो सिस्टम है सर। ये खौफ होना चाहिए, हर ऑफिसर के मन में ये खौफ होना चाहिए कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये खौफ पैदा कर दिया सर 1 महीने में। ये खौफ अच्छा खौफ है। जो गुजरात में खौफ पैदा हुआ वो बुरा खौफ था। आज वहां का गुजरात का मुसलमान इस खौफ में जीता है कि मैंने अगर मोदी की बुराई कर दी तो पता नहीं मेरा क्या हो जाए। वो खौफ बुरा खौफ है। ये जो खौफ हुआ ये अच्छा खौफ था। पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर, शिक्षा में एडमिशन अभी भी बच्चों के नहीं हो पा रहे हैं, नर्सरी स्कूल में जो स्थिति है। मैं सहमत हूँ आपसे। 2 चीजें करने की जरूरत है। जानबूझ के दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बहुत अच्छा बनाने की जरूरत है। इतना अच्छा बनाने की जरूरत है कि लोग अपने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में एक साथ, गरीबों और अमीरों के बच्चे साथ साथ बैठ के पढ़े। हम ये नहीं कह रहे प्राइवेट स्कूल बंद करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे। और पैसे की कमी नहीं है, बार बार ये कह रहा हूँ, पैसा बहुत है, नीयत की कमी है। कई पहले मंत्री ऐसे थे जिनके अपने स्कूल चल रहे थे, तो वो क्यों सरकारी स्कूलों को, वो तो सरकारी स्कूलों को बर्बाद करेंगे ताकि बच्चे छोड़ छोड़ के उनके स्कूल में आए। हमारे किसी के सरकार प्राइवेट स्कूल नहीं चल रहे। अरविंद जी, बहुत मैंने प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप, हम जितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप बार बार नाम राहुल गांधी का भी ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी का भी ले रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ तो आपने कुमार विश्वास को भेज दिया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन जाएगा? कहां से लड़ रहे हो? या तो गुजरात से या यूपी से। देखते हैं, जब अनाउंस करेंगे तब देखेंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं तो लगता है आप उस दिशा में जाएंगे। नहीं, तो देखते हैं कहां से लड़ेंगे, अभी तो पता ही नहीं, अभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या ये स्थिति बता रही है कि 2014 के लिए आप अब चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं ना? बिल्कुल सर, 2014 में चुनाव मैदान में उतरेंगे और भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक, क्रिमिनल्स और ये जितने फैमिली पॉलिटिक्स है, इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, इन लोगों को संसद में नहीं पहुंचने देंगे। आप रहिए, ये बहुत कई सवाल निकल कर आ रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ये बताते हुए ले रहे हैं कि दरअसल 3 सवाल हैं। 2014 में चुनाव मैदान में कूदने के लिए आम आदमी पार्टी का विजन इस देश को चलाने वाला है, या सब कुछ ऐसा है कि अचानक लोग इमोशनली साथ जुड़ जाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल है, क्या वाकई सरकार अपना काम नहीं कर रही है और कॉर्पोरेट कर रहा है, इसे कैसे तोड़ा जाएगा? और तीसरा बड़ा सवाल है, इस देश में असमानता जिस रूप में है, जिसका जिक्र बार बार अरविंद कर रहे हैं, क्या उस दिशा में एक समान परिस्थिति लाने के लिए कहीं कोई चीज इनके जहन में है, या सिर्फ सत्ता मिलने के बाद तय होगी, जैसे दिल्ली में तय होने के बाद कुछ भी तय नहीं हो पाया? ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।